हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज हम लोग बात करेंगे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की, जो लिटरेचर के सबसे फैसिनेटिंग और डीप अप्रोचेस में से एक है। ये जो क्रिटिसिज्म है हमें ये समझाता है कि किसी भी टेक्स्ट के पीछे सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स और कहानी नहीं होती है, लेकिन ऑथर के माइंड की जो गहराई है, ऑथर के मन की जो गहराई है और उसके अनकॉन्शियस डिजायर्स और वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं जो सरफेस पर नजर नहीं आते हैं हम लोगों को। इस थ्योरी की शुरुआत हुई थी सिगमंड फ्रूड से और बाद में जैक्स लैकेन जैसे थिंकर्स ने इसे आगे बढ़ाया। आज हम स्टेप बाय स्टेप फ्रूड की थ्योरीज, उनके कंसेप्ट, एग्जांपल्स और लिटरेचर में उनके जो एप्लीकेशन है उसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स ना भी हो तो भी मैं आपको कहूंगी कि ये एक बार प्लीज देखें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है साइको एनालिसिस का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ से आज सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम साइको एनालिसिस शब्द को अच्छे से समझते हैं। बेसिकली ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो है साइकी यानी हमारा माइंड या फिर आत्मा, और एक है एनालिसिस यानी कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन या फिर डिटेल स्टडी करना किसी चीज की। इसका मतलब हुआ मन की गहराइयों को अच्छे से स्टडी करना। फ्रूड का मानना था कि इंसान का जो बिहेवियर है केवल कॉन्शियस माइंड यानी जो हम जानते और सोचते हैं उसी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसके पीछे जो है हिडन लेयर्स होती है जिन्हें हम अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो अब देखते हैं इसका जो ओरिजिन है, इसका पर्पस है, साइको एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी वो देखते हैं हम। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत 19th सेंचुरी के एंड में और आप कह सकते हैं 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुई थी, जब सिगमंड फ्रूड ने ये बताया कि इंसान का बड़ा हिस्सा उसके डिजायर्स, फियर्स और मोटिव्स सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में छिपा हुआ है। ठीक है। 1899 में फ्रूड ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे सपने हैं एक्चुअली हमारे सप्रेस्ड डिजायर्स होते हैं। ठीक है। यही से साइको एनालिसिस का जन्म हुआ। बाद में लिटरेरी क्रिटिक्स ने इन थ्योरीज को लिटरेचर में अप्लाई करना शुरू किया। मतलब अगर हम किसी नॉवेल या प्ले को पढ़े तो उसके जो कैरेक्टर्स और उसकी कहानी सिर्फ सरफेस पर दिखते हैं, राइट, लेकिन उनके पीछे जो छिपे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स और डिजायर्स है वो साइको एनालिसिस से सामने आते हैं। अब सवाल ये है कि लिटरेचर में साइको एनालिसिस को क्यों पढ़ना है। ये एक मेडिकल टर्म है, मेडिकल फील्ड में आता है, राइट। हम इसको लिटरेचर में क्यों पढ़े। तो देखो, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें किसी भी टेक्स्ट के हिडन मीनिंग्स को रिवील करने में हेल्प करता है। सबसे बड़ा फायदा है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो शेक्सपियर के प्ले हैमलेट को देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हैमलेट। हैमलेट अपने पिता की मौत का बदला लेने में बार बार डिले करता है। आप लोगों ने अगर हैमलेट नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़िए। तो वो क्या करता है, उसको लेना है अपने पिता के मौत का बदला, लेकिन वो बार बार डिले करता जाता है। क्रिटिक्स ने साइको एनालिसिस के थ्रू एक्सप्लेन किया कि जो हैमलेट की जो हेजिटेशन है उसका रीजन है इडिपस कॉम्प्लेक्स। मतलब माँ के लिए अनकॉन्शियस डिजायर और पिता के प्रति राइवलरी, और इसी वजह से हैमलेट जो है डीले करता है। वो अपने पिता के किलर को पनिश करने से डरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी यही डिजायर कैरी करता था कभी ना कभी। ठीक है। इससे हमें समझ में आता है कि जो कैरेक्टर का बिहेवियर सरफेस पर सिंपल नहीं है, बल्कि उसके पीछे डीप अनकॉन्शियस मोटिव्स काम करते हैं। फ्रूड का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड का आइडिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारा माइंड एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग का जो छोटा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। जैसे हमारा जो बिहेवियर है, हम लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, हम लोगों को अपना मतलब क्या शो करते हैं कि हम क्या है, वो थॉट्स और एक्शंस जिनके बारे में हमें पता है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। लेकिन आइसबर्ग का जो बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा रहता है वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। यही असली पावर है, क्योंकि यही हमारी इच्छाओं और डर को, छिपे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया फ्रूड ने। अब देखिए, किसी नॉवेल में अगर कोई कैरेक्टर बार बार एक ही ड्रीम देखता है या कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स बार बार उसको दिखते हैं, जैसे केव्स हो गया, लॉक्ड रूम्स, घोस्ट हो गया, तो वो जो है अनकॉन्शियस डिजायर्स या फियर्स का सिंबल हो सकते हैं।
अब हम देखते हैं फ्रूड के कुछ कोर कंसेप्ट जो उन्होंने दिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला है इड, ईगो और सुपर ईगो। सो इड जो है हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स और डिजायर का हिस्सा है, जैसे खाने, प्यार, पावर की इच्छा। ठीक है, और ईगो हमें रियल वर्ल्ड के हिसाब से बैलेंस करना सिखाता है। उसके बाद में आता है सुपर ईगो, जो हमारे अंदर का मॉरल वॉइस है, जो हमें कहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब एग्जाम्पल देखो, किसी कैरेक्टर का अंदरूनी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे हैमलेट का जो कॉन्फ्लिक्ट था अंदरूनी, वो था रिवेंज वर्सेस मोरालिटी, राइट। एक तो उसको रिवेंज लेना भी था, लेकिन उसके मॉरल वैल्यूज उसको नहीं बोल रहे थे। ये जो हमने हैमलेट में देखा वो ईगो और इड का ही कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा कंसेप्ट है ड्रीम्स एज विश फुलफिलमेंट। फ्रूड ने कहा कि सपनों में हमारे दबे हुए डिजायर्स बाहर आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो गॉथिक नॉवेल्स होती है उसमें डार्क और स्ट्रेंज सपने रिप्रेशन और हिडन फियर्स को सिंबल करते हैं। तीसरा है डिफेंस मैकेनिज्म्स, जैसे रिप्रेशन या हमारी फीलिंग्स को दबाना, या फिर प्रोजेक्शन हमारी फीलिंग्स को दूसरों पर डालना, और सब्लिमेशन मतलब डिजायर्स को आर्ट या क्रिएटिविटी में बदलना। हम एग्जाम्पल देखते हैं, किसी पोएट का पर्सनल दर्द उसकी पोम में, उसकी कविता में बदल जाना सब्लिमेशन का केस है। और सबसे इंपॉर्टेंट ईडिपस कॉम्प्लेक्स है, जैसे बेटा अनकॉन्शियसली माँ के लिए डिजायर फील करता है और पिता से राइवलरी करता है। आप अगर देखेंगे तो ईडिपस रेक्स में ये जो है ये चीज को डायरेक्टली दिखाया गया है, और हैमलेट में यही सेम चीज को इनडायरेक्टली दिखाया गया है। अब चलते हैं फ्रूड के मेजर वर्क की तरफ। फ्रूड की बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ये आई थी 1899 में। इसमें उन्होंने कहा कि सपने जो है वो एक्चुअली हमारे दबे हुए डिजायर्स और फियर्स का सिंबल है, और लिटरेचर भी सपनों की तरह काम करता है, मतलब सिंबल्स और हिडन मीनिंग से भरा हुआ है लिटरेचर। इसलिए लिटरेचर को समझने के लिए साइको एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक जिनका नाम है जैक्स लैकन, उनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रूड के बाद जैक्स लैकन आए, उन्होंने साइकोएनालिसिस को लैंग्वेज और आइडेंटिटी से जोड़ा। ठीक है, उनका सबसे फेमस कंसेप्ट है मिरर स्टेज। उन्होंने क्या कहा कि जब बच्चा पहली बार खुद को मिरर में पहचानता है तभी उसकी आइडेंटिटी बनती है, लेकिन ये आइडेंटिटी कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए इंसान हमेशा किसी अधूरेपन या फिर किसी इनकम्प्लीटनेस का एक्सपीरियंस करता है। मॉडर्न नॉवेल्स और प्लेज में कैरेक्टर्स की जो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, जैसे कोई कैरेक्टर खुद को पूरा फील नहीं करता, इसे लैकन के मिरर स्टेज से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब देखते हैं लिटरेचर में हम साइको एनालिसिस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ऑथर ओरिएंटेड तरीका है, जैसे ऑथर के माइंड और फियर्स को टेक्स्ट से समझना। एग्जाम्पल देखते हैं, मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टीन में मॉन्स्टर्स उनके अंदर के फियर्स और एंजाइटीज का सिंबल है। ठीक है, दूसरा है कैरेक्टर ओरिएंटेड, कैरेक्टर को ऐसे एनालाइज करना जैसे वो रियल ह्यूमंस हो। फॉर एग्जाम्पल हैमलेट का इडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थर्ड है टेक्सचुअल सिंबॉलिक, टेक्स्ट के सिंबल्स और इमेजेस को डिकोड करना। एग्जाम्पल हेनरी जेम्स की द टर्न ऑफ द स्क्रू में घोस्ट, रिप्रेशन और सेक्सुअल फियर्स का सिंबल है। और फोर्थ रीडर ओरिएंटेड, ये देखना कि रीडर के अनकॉन्शियस डिजायर्स कैसे टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी हॉरर नॉवल में डरते हैं तो असल में वो हमारे अनकॉन्शियस फियर्स का रिफ्लेक्शन होता है। हमें साइको एनालिसिस में इतना कुछ पढ़ने को मिला, इतनी सारी चीजें बताई है फ्रूड ने और बाकी के क्रिटिक्स ने भी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। बहुत लोगों ने अपोज भी किया था। कई लोग कहते थे कि फ्रूड ने सेक्सुअलिटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। सेकेंड, साइको एनालिसिस बहुत सब्जेक्टिव है, यानी एक ही टेक्स्ट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा, कभी कभी ये जो थ्योरी है टेक्स्ट से ज्यादा थ्योरिस्ट की इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है। लेकिन इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जो साइको एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंस है वो कभी कम नहीं हुई आज तक। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म कैसे लिटरेचर को सरफेस से गहराई में ले जाकर समझाता है। फ्रूड के अनकॉन्शियस ड्रीम्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स और लैकन के लैंग्वेज और मिरर स्टेज ने लिटरेचर की दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी। इनफैक्ट आज भी जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स और कहानी नहीं, बल्कि उसके पीछे के छिपे हुए अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी देखना चाहिए। और यही जो है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की सबसे बड़ी सक्सेस होंगी। ठीक है,
सो ये था साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मैंने जितने भी मेजर टॉपिक्स थे सारे के सारे कवर करे। इसमें और भी क्रिटिक्स है, लेकिन आपके सिलेबस में एज ऑफ नाउ ये दो है, इसलिए मैंने इन दोनों को ही कवर किया। और आई होप कि मैंने जो पॉइंटर्स दिए उसकी हेल्प से आपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, मेरे नोट्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने लिटरेचर लवर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।